दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा चल रहा है वो है मगध साम्राज्य, है ना। हम पढ़ चुके हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, यानी मगध के पास एक्चुअल में क्या था, मगध का जो लोकेशन है या मगध के पास जो संसाधन है, हम उस पर बातें कर चुके हैं। इसलिए मगध एक है बहुत आगे निकल गया है। हम ये नहीं पढ़ें कि आगे कैसे निकल रहा है, लेकिन मगध के पास उतना रिसोर्सेस है। आज हम पढ़ेंगे वो है उसके आगे ये पढ़ेंगे कि जो मगध है वो 16 में से सबसे आगे कैसे निकल गया, है ना। हम बात किए थे कि 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद है ना। और अगर आप 16 महाजनपद को एक बार नज़र दौड़ा ही लीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो मान लीजिए कि ये है गंगा, ठीक है, ये गंगा है और यहीं से है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से एक और निकलती है, उसको बोलते हैं अमना। तो इसको आप मान लीजिए अमना और इसको मानिए आप गंगा, ठीक है। और ये जहाँ पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं, इलाहाबाद, या अभी के हिसाब से बोलेंगे तो प्रयागराज, नहीं ये है। और उसके आगे आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो वह है बनारस। अब पुराना नाम इसका क्या था, काशी। तो ये जगह ऐसे है, ठीक है। गंगा के ये साइड वाला एरिया हो जाता है वैशाली वाला, हाजीपुर वाला। गांधी सेतु यहीं पे है ना। और यहीं पे है पटना, जो है यहीं पे है मगध, ये है मगध। और मगध से आप पटना से थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसको आप लिख सकते हैं पटना। और पटना से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे मुंगेर और भागलपुर के साइड, गंगा के इधर ही है, ठीक है। इधर का मतलब होता है दाहिना साइड। तो कभी कभी सवाल ये भी पूछ लेता है कि कौन सा जो साम्राज्य है गंगा का बाएं साइड है या दाहिना साइड है। तो ये भी एक सवाल बन जाता है बहुत आसानी से आपको। और यहाँ पर अंग है, अंग का मतलब था ये है भागलपुर एंड मुंगेर, ये है ना। और अगर आप गंगा को आप क्रॉस करेंगे तो यहीं पर है वैशाली, या हम इसको बोलते हैं बज्ज संघ, बज्ज संघ। बज्ज संघ, और बज्ज संघ में टोटल कितना 8 जनपद था। और 8 में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था, लिच्छवी। ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब जैसे ही आप उत्तर में बढ़ेंगे तो यहाँ पे मल है एक, मल कहाँ पे है, मल है वहीं पे, कहाँ पे, यहाँ योगी जी, गोरखपुर, योगी जी यहीं से है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यह है कौशल यानी अयोध्या। और इसकी राजधानी भी थी क्या, श्रावस्ती। तो ये जो अयोध्या जहाँ पे है वहाँ पे है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये है पंचाल। और थोड़ा सा ए साइड में है वो है कुरु, है ना। तो कुरु ये मेरठ के आसपास आता है, और ये बरेली आता है, ये मेरठ आ जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से अगर आप गंगा पकड़ते हैं तो मगध से आप आगे बढ़ेंगे तो ये है वाराणसी, कोसी आता है। और ये जो प्रयागराज के आसपास एक और है उसको बोलते हैं वत्स, है ना। और वत्स जो है वही इलाहाबाद को है। गंगा और यमुना के संगम पर एक महाजनपद था जिसका है वो वत्स है, ठीक है। और इसकी राजधानी थी कौसंबी, नहीं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो वो है चेदी वंश। और फिर आगे बढ़ेंगे तो वो है सूरसेन। फिर आगे बढ़ेंगे ये था कौन, मत्स्य। मत्स्य कहाँ है, राजस्थान में ये है। ये यहाँ पे है, ये है अवंती। अवंती कहाँ था, एमपी में, नहीं। और फिर एक साउथ में एक था, उसको आंध्र प्रदेश में हम बोलते हैं, यानी आंध्र प्रदेश ये साइड आप बोल सकते हैं। अब भारत का मैप अगर ध्यान रखिए, एक चीज़ और आपको कि आपके पास इसको समझने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, विश्व का मैप, भारत का मैप और बिहार का मैप। आप तीनों को रखिए, या अगर यदि आपके पास एटलस का बुक है तो वो भी आप देख सकते हैं। जब तक आपका लोकेशन पता नहीं चलेगा तब तक आपको कोई भी बात समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आंध्रा में है,
आंध्र प्रदेश में, और इसको हम बोलते हैं अस्मक। तो ये सवाल भी आता है कि साउथ इंडिया में कौन सा महाजनपद एक है जो साउथ इंडिया में है, तो यह है यह। और जो यहाँ पे नॉर्थ में जो है दो था, कौन सा, एक था गंधार और एक था कंबोज, है ना, कंबोज, है ना। तो ये टोटल 16 है। हम आपको इसलिए बता दिए कि इस जो 16 है, इस 16 में जो सबसे अगर स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो 4 जो स्ट्रॉन्ग है तो वो तो है कौन कौन है, एक तो है मगध, एक है अवंती, तीसरा है वत्स, क्लियर है, अवंती, वत्स, और एक है कौशल। ये 4 स्ट्रॉन्ग है, यानी उस समय स्ट्रॉन्ग हुआ। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि यहाँ का जो राजा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या संसाधन बेहतर है। स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस चारों में, यानी 4 ही क्यों बचा, क्योंकि ये सब जो है कहीं न कहीं जो राजा है वो मिला लिया है अपने साम्राज्य में, है ना। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें मिला है। और उसके बाद है कि ये 16 को एक ही अगर साम्राज्य मिला, एक ही साम्राज्य में मिला या मिला लिया गया तो वो है मगध। यानी अगर पूरा जितना हम ये पढ़ रहे हैं वो किसी में मिल जाता है, सिर्फ एक साम्राज्य में, वो हो जाता है, वो होता है मगध, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मगध में कौन कैसे कैसे करके मिला, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम वही बात करेंगे। मगध, अगर मगध का प्रथम शासक की बात करें कि पहला कौन सा वंश आया मगध पे, तो है ना, तो 2 बातें जो डिस्कस होता है। प्रमुख शासक, एक माना जाता है पुराणों के अनुसार, पुराणों का मतलब है आपको पता है कि टोटल 18 पुराण है ना। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इसका जो शासक है या संस्थापक है वो माना जाता है वृद्धरथ को, ठीक है, वृद्धरथ। और वृद्धरथ का बेटा ही है जरासंध, जरासंध, ऐसा पुराणों में माना जाता है। यानी इन्होंने ही क्या किया है कि मगध में अगर पहला राजा कोई बना तो यही बना प्रथम शासक, कौन, वृद्धरथ। ये चीज़ें हैं, ये पुराणों के अनुसार है। ये सवाल अगर आएगा तो लिखा आएगा कि पुराणों के अनुसार बात हो रहा है, क्योंकि उस समय सबसे जो इसमें बहुत कम लोग का विश्वास है, उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो धर्म था वो था बौद्ध धर्म। और बौद्ध ग्रंथों में माना जाता है कि मगध का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है, प्रथम शासक है, वो है बिम्बसार। और बिम्बसार कौन सा वंश का था, हर्यक वंश। यानी आपको ये चीज़ें हैं, क्वेश्चन में बनता है, क्योंकि बुद्ध यहाँ पे जिंदा भी थे, है ना। तो बुद्ध ग्रंथ के अनुसार माना जाता है कि बिम्बसार ही है जो है हर्यक वंश या मगध पर प्रथम कोई वंश का अगर शासन है तो है हर्यक वंश। और हर्यक वंश का जो प्रथम राजा है वो है कौन सा, वो है बिम्बसार। तो अब हम बात करते हैं वो है हर्यक वंश का। एक एक चीज़ों को आराम से समझते जाना है, दिमाग में सेट करते जाना है। हर्यक वंश, अगर कोई जल्दीबाजी में है तो फिर कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो छूट जाएगा। हर्यक वंश, और हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, वो है बिम्बसार, बिम्बसार। और उस समय बुद्ध जिंदा ही थे, तो ध्यान ये रखना है। तो माना जाता है कि बुद्ध का समकालीन कौन था, तो
इसको मानेंगे बुद्ध के समकालीन। यानी इस समय जो राजा है ना, हम पढ़ेंगे भी कि बुद्ध के समकालीन कौन कौन से राजा थे, है ना। तो ये बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। यानी जिस समय बुद्ध थे जिंदा उस समय ये भी था बिंबिसार, है ना। एक तो ये है। और इन्होंने अपना जो कैपिटल है बिंबिसार ने कहाँ बनाया, ऑब्वियसली बात है राजगीर है। जो प्रथम कैपिटल था वो क्या था, राजगीर है या इसी को आप बोल सकते हैं राजगीर है, या इसी को आप बोल सकते हैं गिरिब्रज, है ना। तो कुछ भी सवाल आता है या तो राजगीर आए या राजगृह आए या गिरिब्रज आए, तीनों एक ही नाम है ना। क्योंकि समय के साथ जो है वो नाम चेंज होता गया। अब जो समझना है आपको कि ये जो बात हम कर चुके हैं कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार के दिमाग में क्या चीज़ें चल रहा है या क्या क्या चीज़ें चलता है। जितना भी साम्राज्य है बिंबिसार से लेकर अशोक तक, जो भी लोग हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, बिंबिसार से लेकर कहाँ तक, अशोक तक। यानी अशोक का कौन सा, कलिंग युद्ध। अगर ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब जो युद्ध हुआ है कलिंग का मतलब है कि उड़ीसा से। यानी अशोक, बिंबिसार से लेकर अशोक तक राजा का मात्र एक ही उद्देश्य था, वो था साम्राज्य का विस्तार करना है या दूसरे साम्राज्य से लड़ना या विजय प्राप्त करना। बेसिकली यही मतलब है, यानी साम्राज्य का विस्तार करना। या दूसरे को राज्य को अपने राज्य में मिलाना या दूसरा का जमीन को हड़पना, एक ही चीज़ें हैं। आप दिमाग में एकदम सोचते जाइए कि यदि किसी के दिमाग में ये बातें हैं कि किसी चीज़ को हड़पना है तो हड़पने के लिए आप क्या क्या चीज़ टेक्निक अपना सकते हैं। समझ गए बात कि यदि आपको किसी के साथ ज़मीन हड़पना है, आपको अगर किसी से ज़मीन लेना है या हड़पना है तो आप क्या क्या टेक्निक अपना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी के अनुसार नहीं समझना है कि अभी प्रशासन है, पुलिस है, वो नहीं। क्योंकि उस समय सिर्फ राजा है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, सिर्फ आपको उस हिसाब से सोचना है। अभी तो आप ले ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि कोर्ट है, पुलिस है, बहुत सारा सिस्टम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वो नहीं सोचना है, वो सब तामझाम इस समय नहीं है। उस समय सिर्फ एक राजा आप और एक राजा दूसरा है। आपको अगर ज़मीन हड़पना है, और उसी टाइप से टोटल कितना है, 16 जो राजा आए हैं, क्योंकि 16 महाजनपद है। तो अगर आपको समझना है कि अगर ज़मीन हड़पना है तो आप क्या कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद, सबका एक ही टेक्निक है, वो है साम्राज्य का विस्तार करना है, दूसरे का ज़मीन लेना है और दूसरे राजाओं से लड़ाई करना है या जीतना है। बेसिकली अब कोई आदमी तो अपना ज़मीन देगा नहीं, है ना, सिंपल बात है। नहीं देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, है ना। एक तो ये तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि अगर ए और बी और सी, मान लीजिए ये 3 राज्य है और डी है। अगर आप समझिए कि ए को डी से लड़ना है या हड़पना है ना, तो इसका क्या मतलब है, ये बोल देगा कि या तो तुम हमको अपना राज्य मिला लो, अपना राज्य में मिला लो, या हमसे तुम युद्ध करो, है ना। तो अगर ये कमज़ोर होगा तो ये सोचेगा नहीं यार क्यों लड़ना है, ऐसे भी तो हार ही जाएंगे, है ना। यानी एक तरीका तो ये है कि आत्मसमर्पण कोई कर दे, आत्मसमर्पण, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा है कि आप डायरेक्ट अटैक करते हैं, अगर दूसरे को ये बी में है तो डायरेक्ट आप इस पर अटैक कर दिए, है ना। एक तो ये है।
तो एक तो ये तरीका हो सकता है, या तो कोई आदमी आपको आत्मसमर्पण कर दे दूसरा राजा, या कोई अटैक, आप अटैक किए और कुछ दिन युद्ध हुआ, क्या हुआ, फिर हार गए, हरा दिए आप या हार गए, जो भी टेक्निक है। तीसरा यहाँ पर एक और चीज़ चलता था, वो है रिलेशन। जैसे यहाँ पर एक चीज़ चलता था कि मान लीजिए कि ए का कोई बेटा है या बी का कोई बेटी है ना, या राजा है यहाँ रानी है, तो ये दोनों क्या किया, शादी कर लिया। अब शादी में क्या होता है कि जब शादी कर लिया तो ये दोनों रिलेशन हो गए, तो एक चीज़ तो तय है कि इससे खतरा नहीं होगा, अगर ये दोनों से इसको ना इससे खतरा है ना इससे खतरा है, क्योंकि रिलेटिव हो गया। अब इंटरेस्टेड बात ये है कि जब आप रिलेटिव हो जाते हैं तो ये अगर इसके नज़दीक में ये सी है तो सी के बारे में इसके पास इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि नज़दीक है, पड़ोसी है ना। और उस इन्फॉर्मेशन को ये अगर ये आदमी है ये प्राप्त करना चाहता है, क्लियर, और ये प्राप्त किया इन्फॉर्मेशन, और फिर मौका पा के क्या हुआ, जब इसको लगा कि कमज़ोर हो गया तो फिर हमला किया। एक तो ये है। दूसरा तरीका है कि अगर ए को लगे कि हम बी और सी को जीत नहीं सकते हैं तो आपस में ये क्या कर सकता है, युद्ध करवा सकता है, नहीं कमज़ोर कर सकते हैं, फूट डालो राज करो। एक तो ये तरीका है, फूट डालो राज करो, क्लियर है। एक तो ये है ना, एक दूसरे से लड़ा। यहाँ रिलेशन का मतलब था शादी से, शादी कर लिया, दहेज में भी कुछ चीज़ें मिल गया, नहीं। यही है 4 टेक्निक जिसके वजह से आप दूसरे को ज़मीन हड़प सकते हैं, क्लियर है। एक और आप बता सकते हैं कि ये अगर आपको ज़रूरी है, फुट डालो युद्ध करवा सकते हैं का मतलब ये दोनों आपस में टकरा गया, और जब दोनों टकरा गया तो दोनों कमज़ोर हो गया। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन लड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों कमज़ोर हो रहे हैं, है ना। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो अलग मुद्दा है, दोनों कमज़ोर हो रहे हैं, दोनों का रिसोर्सेस वेस्ट हो रहा है। तो जब दोनों कमज़ोर हो रहे हैं, अगर दूसरा आदमी अभी उसके बाद अगर अटैक करता है तो ऑब्वियसली बात दोनों कमज़ोर है तो हार सकता है। तो वो टेक्निक भी अपनाया जाता है कि 2 लोगों में लड़ा दिया और वो चीज़ें क्या होता है जीत सकता है दूसरा आदमी, यानी 2 को लड़ा, तीसरे को फ़ायदा हो सकता है। तो ये वो तरीका है जिसकी वजह से जो है आप दूसरे को जो राज्य है वो जीत सकते हैं या कमज़ोर बना सकते हैं, और जब कमज़ोर हो गया फिर आप जीत सकते हैं। यही जो टेक्निक है, ये जो 4-5 जो टेक्निक है, साम दाम दंड भेद, और उसमें से एक था शादी, रिलेशन। इसी का टेक्निक का यूज करके जितना भी राजा आया है, चाहे पूरा एंशिएंट हिस्ट्री की आप बात करेंगे, वो यही टेक्निक यूज किया है। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का यही खेल है। अगर हम मगध में पढ़ेंगे तो अशोक तक, फिर अशोक के बाद जब हम पढ़ेंगे, है ना, क्या चाहिए, सातवाहना पढ़ेंगे, चाहे गुप्त काल पढ़ेंगे, तो ये सारा सिस्टम है वो इसी का यूज किया है। यदि ये बात आप समझ पा रहे हैं तो आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो समझना बहुत आसान है। अभी तक जितना बात हम कर चुके हैं वो काफ़ी है एंशिएंट हिस्ट्री समझने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ये चीज़ें है या नहीं है। अब आप 16 महाजनपद को याद कीजिए, कहाँ कहाँ पे था। आप देखेंगे कि जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश कहाँ से है, राजगीर में, है ना। और उसी के बगल में एक था, यहाँ पे जैसे ये पटना है, पटना के बगल में था अंग, और इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा थी, है ना। ये महाजनपद काल के वीडियो में हम डिटेल में इस पर बात किए हैं, है ना। चंपा थी, यानी ये कहाँ था, भागलपुर। तो सबसे पहले साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत जो बिंबिसार है, उन्हें किसको जीता, उनको इनको बोला कि ऐसा करो भाई कि हम में मिल जाओ, इस वजह कमज़ोर हैं यार, ऐसे भी बड़ा लोगों से कौन सा लड़ता है, तो वो चंपा को मिला लिया अपने पक्ष में, ठीक है।
तो बिंबसार तो मिला लिया किसको, अंग को। तो ये सवाल आता है कि अंग को मगध में किसने मिलाया, तो किसने मिलाया, बिंबसार ने मिलाया। इसके लिए इसको युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहला बात वही चीज़ें आपको ध्यान रखना। क्लियर, मगध को मिला लिया और मगध को मिला के जो इसका जो बेटा है अजातशत्रु उसको दे दिया। अब दे दिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये राजा बना है ना। जब हम पढ़ते हैं कि जब चंद्रगुप्त, जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो उस समय अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। राज्यपाल वही राज्यपाल है ये। कि क्या होता था कि एक छोटे से एरिया को जीता और वो क्या करता था कि जो उसका जो पुत्र है उसको दिया जाता था ताकि आप उसको संभालें। और संभालने इसलिए है ताकि आपको कुछ अनुभव प्राप्त हो। जब आप अनुभव ले लेंगे तो फिर आपको जो बड़ा साम्राज्य है, पूरा मगध साम्राज्य है, उसकी जिम्मेवारी दी जाएगी, है ना। बेसिकली अनुभव, एक्सपीरियंस कि क्या क्या दिक्कत आती है। तो ये किसको दिया, एक्सपीरियंस के लिए। ऐसे भी बेरोजगारी बैठे रहते होंगे तो दिला दिए, राजा का बेटा है। तो ये चीज़ें ठीक है। तो एक तो ये है, दे दिया। तो ये नहीं याद रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं, सिर्फ ज़रूरी ये है कि जो मगध है उसमें जो है वो मिलाया। ठीक है, पहला चीज़ तो ये है। तीसरा है कि और इसने क्या किया है, बिंबसार ने रिलेशन बनाया, शादी किया है, 3 शादी किया है। ने टोटल कितना शादी किया, दूसरा टेक्निक इसका क्या था, वो है 3 को शादी किया। राजा है जितना भी शादी कर सकता है, नहीं, एक तो यही है। पहला ये जो शादी किया है वो है कौशल का। कौशल राजा आप देखें कहाँ पे था, कहाँ पे, अयोध्या में, है ना। कौशल राज का जो ये पुत्री है वो है महाकौशला देवी। इससे शादी किया, ये जो लड़की है महाकौशला देवी, और ये है प्रसेनजीत की बहन। इससे शादी किया और कौशल से इन्होंने क्या प्राप्त किया, काशी, दहेज में। आप समझ रहे हैं, यानी दहेज में इसको क्या मिला, काशी मिला। ये चीज़ें हैं। तो आप समझ रहे हैं कि काशी कहाँ पे था, मगध के आगे काशी है, उससे इसको काशी मिल गया। दूसरा शादी ये किया है लिच्छवी में, वत्स, जो बीज जो है ना, वज्र संघ है। वज्र संघ में एक था, वो कौन सा था, लिच्छवी जनपद। और लिच्छवी जनपद का जो राजा है ना, उसके यहाँ से, और यहाँ पे क्या नाम था उसका, चेटक, है ना, चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री। और चेटक की पुत्री का क्या नाम है, चेलना, चेलना। आप समझ रहे हैं। दूसरा शादी किया लिच्छवी में, यानी वज्र संघ में आता था कि 8 जनपद में से एक सबसे जो स्ट्रॉन्ग जनपद था वो था लिच्छवी। और लिच्छवी के उस समय जो राजा था वो था चेटक, और उसकी जो पुत्री है वो है चेलना से शादी की है। और इसी चेलना से एक बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम है अजातशत्रु, जो आगे जाके राजा बना है ना। एक तो ये है, क्लियर। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि बीज भी इसका रिलेशन में आ गया, है ना, मगध के जो सटा हुआ एरिया था। इन्होंने तीसरा शादी किया है, वो है मद्र। मद्र का मतलब है पंजाब, पंजाब में, है ना। और इसका जो बेटी का नाम था क्षेमा, है ना। यानी पंजाब का जो नरेश है, यानी पंजाब के जो राजा हैं, उसकी पुत्री से शादी किया। उसकी पुत्री का क्या नाम था, क्षेमा, और क्षेमा से शादी किया। यानी आपको लगता होगा कि क्षेमा का शादी करने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो नज़दीक में आप देखेंगे, क्योंकि ये पंजाब के नज़दीक में ही है, कहाँ, वो है आवंती। आवंती पर नज़र रखने के लिए कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक तो ये फ़ायदा है ना। इन्होंने क्या किया है,
3 शादियाँ किया, और ये तीनों शादियाँ इम्पोर्टेंट है, ध्यान ये रखना है, सवाल यहाँ से बनता है। यहाँ से क्या मिला, कौशल के राजकुमारी से यानी कौशल से शादी किया, मतलब बनाया रिलेशन, उससे काशी प्राप्त किया, और काशी से इसको प्रत्येक साल 1 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता था, 1 लाख का टैक्स प्राप्त होता था। 1 लाख रुपए का टैक्स प्राप्त होने का मतलब है कि यहाँ से पता चलता है कि उस समय सिक्का चलता था, तभी तो आप रुपया में बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए है ना, तो एक ये भी मतलब होता है। तो यहाँ से इससे ये पता चला। तो ये है बिंबिसार। बिंबिसार या हर्यक वंश को जनरली माना जाता था, वो मानता था पितृहंता, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश का क्या मतलब है कि इस पर जो भी राजा बना है आगे, जैसे बिंबिसार के बाद बनेगा अजातशत्रु, वो अपने पिता को मार कर बना है,